हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साहबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन, लेक्चर नंबर 3 है ये। इससे पहले हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा एकत्र करने के विभिन्न तरीके तो वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट होता है फोटोवोल्टिक सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, जो आप सौर पैनल देखते हैं वो कहते हैं वो यही होता है। फोटोवोल्टिक सिस्टम से उसमें सौर ऊर्जा इकट्ठी होती है। जैसे इसमें इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटोवोल्टिक सिस्टम में बहुत सारे घटकों का उपयोग होता है। और इस प्रणाली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है? सौर पैनल है। पैनल सौर ऊर्जा को इकट्ठा करके उससे डीसी करंट में बदल देता है और फिर सौर ऊर्जा कन्वर्टर इसे प्रयोग करने योग्य एसी करंट देता है। ये प्रणाली व्यावहारिक है और दुनिया भर में कई घरों और व्यवसायों पर दिखाई भी देती है। हमारा इंडिया भी जो है क्या है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। कॉन्सनट्रेटेड सोलर पावर, इसमें क्या है, केंद्रीय सौर ऊर्जा में कि यह प्रणाली सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए होती है, जो क्या करती है, प्रकाश में हीट का उपयोग करती है। यह प्रणाली कई परावर्तक रिफ्लेक्टिव मिरर्स के उपयोग पर आधारित है, जो सौर ऊर्जा को प्रकाश की एक किरण में केंद्रित करते हैं, जो तब टरबाइन के साथ एक पावर प्लांट में बिजली देने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली बड़े पैमाने पर संचालन होती है और इसमें सौर ऊर्जा का बहुत उसमें बड़े पैमाने पर संचालन होता है और ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा इसमें इकट्ठी की जाती है। यह पारंपरिक बिजली संयंत्रों की तरह बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने में प्रभावी होती है। सेकंड है सोलर वाटर हीटिंग, सौर जल तापन। ये क्या होता है? सौर ऊर्जा संग्रह की उन प्रणालियों में से एक है जो बहुत पहले से चली आ रही है। अब जानते हैं कि हम पहले क्या करते थे कि पानी गर्म करने के लिए बर्तन क्या करते थे, काला कर देते थे, उसे धूप में रख देते थे। इससे क्या होता था, थोड़ा बहुत पानी गर्म हो जाता था यूज़ के लिए। ये पहले की बात है। अब क्या है, इसमें कई घरों में क्या करते हैं, इसमें आपने जो देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह के माध्यम से इसमें क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को सौर ट्रांसफार्मर में इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, जो तब सिस्टम में पानी को गर्म करता है। ये स्पेशली यूज़ फॉर वाटर हीटिंग के लिए होता है। एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, क्या एडवांटेज होते हैं? फर्स्ट तो यही है कि ये कौन सी है, रिन्यूएबल सोर्सेस है, नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा जीवन में कभी समाप्त नहीं होगी, ये भी हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य ऊर्जा का दुनिया भर में सबसे बड़ा स्रोत है। क्या होता है कि दूसरी जो इसकी अच्छी बात है ये क्या होती है कि इसमें जो होता है वो पॉल्यूशन वो नहीं होता। ये इसमें पर्यावरण प्रदूषण का खतरा नहीं होता और ये कई खर्चों से मुक्त है क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से अधिकृत है। हाँ, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है बट मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा हाई नहीं होती है। सौर ऊर्जा पर्यावरण प्रदूषण के किसी भी रूप का कारण नहीं है, ये हम जानते हैं। ना ही इसमें किसी भी रसायन या उत्पाद इसमें यूज़ नहीं होता है जिससे पर्यावरण का प्रदूषण हो सके। फिर क्या होता है, यह स्वच्छता को बढ़ावा देता है। इसे क्या है, इसमें सौर ऊर्जा की उपलब्धता के आसानी से कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वहाँ जहाँ पे सूर्य की रोशनी मिल रही हो। और इससे क्या होगा, सौर ऊर्जा के साथ साथ हमारे पास बिजली की भी कमी पूरी होगी और हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण का जो एजेंडा है 21, हम उसमें भी वर्क कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पर्यावरण पॉल्यूशन भी नहीं होगा। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी क्या होती है? ये लाभप्रद है, महत्वपूर्ण है, जानते हैं। नुकसानदेह इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा का यूज़ केवल दिन में किया जा सकता है, तो ये वहीं पे यूज़ होती है जहाँ पे क्या होता है, दिन में सूर्य अच्छा चमकता हो। रात में इसका यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा के दोहन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण महंगे और नाजुक होते हैं। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सौर ऊर्जा जो बनाने के लिए क्या होता है, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट होती है वो अधिक होती है। इसमें जैसे पैनल, सौर सेल शामिल हैं और क्या होता है, इनकी प्रतिस्थापन लागत अधिक होती है। फिर आता है कि सौर कलेक्टरों और सेलों के उपयोग के माध्यम से एक बड़े क्षेत्र को कवर करना होता है ताकि अधिक पर्याप्त ऊर्जा एकत्र की जा सके। सौर ऊर्जा सूर्य पर निर्भर है और इन उपकरणों को वहाँ नहीं लगाया जा सकता जहाँ से कम धूप हो। तो मैंने पहले ही कहा था कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में क्या होता है, सूर्य एक सीधा रहता है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा सूर्य की उपलब्धता होती है और सूर्य की जो
ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे मिलती है। तो इससे ऊपर के एरिया में और इससे नीचे के एरिया में जब हम सौर पैनल्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ उतनी इफ़ेक्टिव वो नहीं दिखाई देती। फिर आता है आपका कि सर्दियों के मौसम के दौरान सौर ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह से असंभव हो जाता है और हमें ऊर्जा के अन्य रूपों की तलाश करनी होती है। मान भी अगर हम सौर ऊर्जा के द्वारा अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने लगें तो सर्दियों के मौसम में क्या होगा, उसकी जगह हमें फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा ऊर्जा सोर्स। तो फिर क्या है कि इस ऊर्जा का ये एक सिर्फ वैकल्पिक स्रोत है, अर्थात गर्मियों के दौरान और विशेष रूप से दिन के दौरान। तो इसमें इसकी ये लिमिटेशंस हैं सौर ऊर्जा की। और कहते हैं ये उन देशों के लिए जो जलवायु में मौसमी बदलावों का अनुभव नहीं करते हैं, यहाँ सुविधाजनक है और उनके लिए ऊर्जा का एक स्वतंत्र स्रोत हो सकता है। फिर आता है क्षमता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर। क्या होता है? क्षमता गुणक कारक किसी भी अवधि में वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन और उसी अवधि में अधिकतम संभव विद्युत ऊर्जा उत्पादन का इकाई रहित अनुपात यूनिट लेस रेशियो होता है। क्षमता गुणक को किसी भी बिजली उत्पादन संयंत्र के लिए परिभाषित किया गया है जिसमें कि या तो ईंधन की खपत होती है या अक्षय ऊर्जा का उपयोग होता है। क्षमता गुणक को विभिन्न प्रकार के बिजली उत्पादन संयंत्र की तुलना में करने के लिए इसका यूज़ होता है। क्षमता गुणक और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन विभिन्न कारणों की वजह से बहुत भिन्न होता है। क्षमता गुणक किसी भी अवधि के दौरान उपलब्धता गुणक या अपटाइम से अधिक नहीं हो सकता। विभिन्न कारणों से बिजली उत्पादन संयंत्र का डिज़ाइन, उसका स्थान, बिजली उत्पादन संयंत्र का प्रकार, उसमें किस प्रकार के ईंधन का यूज़ हो रहा है या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है तथा स्थानीय मौसम की स्थिति। इसके अतिरिक्त क्षमता गुणक नियामक बाधा और बाजार की शक्तियों के अधीन हो सकता है। संभवतः इसकी ईंधन खरीद और इसकी बिजली बिक्री दोनों को प्रभावित करता है। क्षमता गुणक की अक्सर एक वर्ष के समय से अधिक के लिए गणना की जाती है जिसमें सबसे अधिक अस्थायी उतार चढ़ाव होता है। फिर आता है नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता गुणक पर चर्चा, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अक्षय ऊर्जा सोर्सेस जो कभी ख़त्म ना हो सके, ठीक है। अक्षय मतलब अक्षय, जो डिस्ट्रॉय ना हो सके। तो वो क्या क्या है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली, क्यों, हवा, जल और क्या है आपका सूर्य, ये हमेशा रहेंगे जब तक पृथ्वी का वजूद रहेगा, या कहते हैं जब तक इनका वजूद है तब तक पृथ्वी का भी वजूद रहेगा। क्या होता है इनके लिए, क्या होता है, क्षमता गुणक कम होने का मुख्य कारण आमतौर पर ऊर्जा सोर्स की उपलब्धता है। जैसे प्लांट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होता है लेकिन इसको ईंधन उपलब्ध नहीं हो पाता। एक जल विद्युत संयंत्र का उत्पादन भी जल स्तर को बहुत अधिक या कम रखने और मछलियों के बहाव के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं से प्रभावित हो सकता है। अब जानते हैं जल विद्युत संयंत्र लगा लिया, जैसे हम कहते हैं कि पन बिजली, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नदियाँ अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिलती हैं तो नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं और इस तरह से क्या हुआ, सपोज दैट जहाँ हमने ये संयंत्र लगाए हैं वहाँ पर अगर रास्ता बदल दिया या इन केस वो नदी किसी ट्रिब्यूटरी में डिवाइड हो गई, मतलब उसकी एक शाखा और चली गई, तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। और जब वहाँ पे पानी ही नहीं है जो मिनिमम हमें चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो हमारा संयंत्र बेकार हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एक कहते हैं कि इन पे एक लिमिट्स लगी होती हैं कि अगर जल विद्युत संयंत्र भी है तो वहाँ पे भी जल स्तर को बहुत अधिक होना चाहिए या कम रखने, मछलियों के बहाव के लिए पानी उपलब्ध कराया भी जाता है, तो उनकी आवश्यकताओं से क्या ये प्रभावित हो सकता है। जैसे सौर, पवन और पनबिजली संयंत्रों में उच्च उपलब्धता कारक होते हैं, इसलिए जब इनके पास ईंधन उपलब्ध होता है तो वे लगभग हमेशा बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। फिर आता है हवा की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के कारण पवन वाइंड फार्म्स वेरिएबल होते हैं। एक पवन फार्म के लिए क्षमता गुणक हवा की उपलब्धता टरबाइन के वह क्षेत्र और जनरेटर के आकार से निर्धारित होता है। सौर ऊर्जा पे क्या क्या हो सकते हैं, सौर ऊर्जा की क्षमता गुणक को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, जैसे हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा था। एक चीज़ और, दैनिक घूर्णन पृथ्वी का, मतलब जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, मौसमी परिवर्तन और क्लाउड कवर हमने पढ़ा है ना। क्लाउड कवर क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी में क्या होता है, सौर किरणें जब क्लाउड पे गिर रही होती हैं तो वो किरणें ऊपर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है वो किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती।
फिर आता है आपका पवन ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणांक। ये क्या होता है? ये होता है आपका कि 0.477 इजिकल टू 47.7%। आप सिर्फ इतना ही याद रखें फ़िलहाल के लिए कि कितना जो है कैपेसिटी फैक्टर कितनी क्या है। फिर आता है सौर ऊर्जा जनरेटर की क्षमता गुणांक, मतलब 290 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा जनरेटर पर हम विचार करें तो इसके चालू होने के बाद से इसकी औसत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 740 गीगावाट आवर पर वर्ष। ये इसके क्षमता गुणांक की निम्नलिखित गणना निम्नानुसार की जाएगी, जैसे कितना? 74,000 मेगावाट पर आवर, 365 डे इंटू 24 आवर पर डे इंटू 209 मेगावाट। क्यों? क्योंकि 209 मेगावाट की इसकी क्षमता थी पर डे की। तो ये क्या आता है आपका 29.1%। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे।